नमस्कार, स्वागत है आप सबका दूरदर्शन त्रिपुरा के पर्दे पे। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और इस पावन अवसर पे आज हमारे साथ एक ऐसी व्यक्तित्व जुड़ी हैं जिनका मैं आपसे परिचय कराने वाला हूं। वह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुकी हैं, वह भारत सरकार में अभी लोकसभा में माननीय सांसद रह चुकी हैं, अभी भी हैं, और 7 वर्ष उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासंघ में सलाहकार के रूप से काम किया है। उन्हें पुरस्कृत भी किया गया है संयुक्त महाराष्ट्र में 2001 में। तो उनसे बात करेंगे हम आज ये महिला दिवस के पावन अवसर में। स्वागत है मैम आपका। नमस्कार मैम, अमृत महोत्सव चल रहा है मैम, 75 साल हो चुका है भारतवर्ष को आज़ाद हुए। आज भी देखा जा रहा है कि नारियों के तरफ जो पुरुष और नारियों के बीच में जो भेदभाव वो आज भी है। इसको किस तरह से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार, जो दोनों जगह पे ही भाजपा की सरकार है, किस तरह से उसको मॉनिटर करना चाहेगी सर? पहले तो मैं सभी देशवासियों को और दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। देखिए, भारत की परंपरा में नारी का बड़ा ऊंचा स्थान रहा है और अगर आप हमारी परंपरागत इतिहास को देखें तो चाहे वो विद्वता का क्षेत्र हो अथवा वो वीरता का क्षेत्र हो या स्वतंत्रता आंदोलन का समय हो, भारत की महिलाओं ने हमेशा बढ़ चढ़ के भागीदारी की है। लेकिन समाज की संरचना कुछ ऐसी हो गई समय के साथ साथ आक्रमणकारियों के आने की वजह से कि धीरे धीरे महिलाओं को का जो दायरा था प्रभाव का वो कम होता चला गया। तो सामाजिक क्षेत्र से महिला क्योंकि शरीर से कमज़ोर मानी जाती है तो परिवार में समाज में समझा गया कि सबसे सॉफ्ट टारगेट आसानी से दबाई जा सकती है और परिवार में भी महिलाओं को, बेटियों को वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। और इसका मूल कारण ये है कि हम लोग पुरुष प्रधान देश हैं। सभी एशियाटिक कंट्रीज़, जितने भी हम एशिया के राष्ट्र हैं, सभी हम लोग पुरुष प्रधान हैं। आज आप देखिए, जापान पूरी दुनिया से कम्पीट कर रहा है, चीन कर रहा है, पर वहाँ की महिलाओं को आज भी बराबरी का अधिकार नहीं है। इसकी अपेक्षा भारतवर्ष में महिलाओं को बहुत सम्मान पहले भी मिला और अब नए सिरे से 21वीं सदी में महिला की ऊर्जा निखर कर बाहर आ रही है। और मैं ये कहूँगी कि हमारी स्वतंत्र भारत में जब हमारा संविधान बना उसने नारियों को बराबर का अधिकार दिया। एक वोट अगर पुरुष का है तो महिला का भी है। और अभी कुछ दशकों से तो हम ये देख रहे हैं कि 2001-2 से तो मैं देख रही हूँ कि जितने भी चुनाव हो रहे हैं देश में उनमें महिलाएं ही निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। जिस ओर महिलाएं जाती हैं वहीं की सरकार बन रही है। तो 33% आरक्षण महिलाओं को मिला हुआ है स्थानीय निकायों में। जो महिला घर में बोलने से घबराती थी या जिसकी नहीं सुनी जाती थी, आज उस महिला को आप देखिए कि आज 30 लाख हमारी स्थानीय निकाय में, लोकल बॉडीज़ में जगह हैं, निर्वाचित स्थान हैं, उसमें से 33% महिलाओं के आरक्षित हैं। लेकिन कितने प्रदेश हैं जिन्होंने उसको बढ़ा के 50% कर दिया है और जहाँ नहीं भी है वहाँ भी महिलाएं 50% के करीब जीत कर आ रही हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि चाहे आरक्षण हो या ना हो, अवसर मिलने पर महिला अपना स्थान बना लेती है। तो आरक्षण में अगर उसकी सीट सामान्य भी हो गई तो भी वो लड़के जीत लेती है। तो मैं ये कहूँगी कि मैं जब पैदा हुई थी उस समय जो महिला के प्रति, बेटी के प्रति दृष्टिकोण था उसमें और आज में ज़मीन आसमान का अंतर है। और इसलिए भी है कि हमारा संविधान के जो हमारे क्या कहते हैं, जो हमारे सांसदगण हैं, समय समय पे आवश्यक परिवर्तन कानूनों में करते रहे, अधिनियम में करते रहे। तो महिलाओं ने भी बहुत संघर्ष किया है। महिलाओं की जागरूकता का बहुत असर पड़ा। और ये भी समझ लो कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1975 में घोषित किया, उसके बाद से महिलाओं को लगा कि एक दिन हमारा भी है जी। तो महिलाओं का वर्ष भी मनता है, दशक भी मनता है और हर दशक पर पूरे विश्व में एक संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मूल्यांकन भी किया जाता है। तो अब महिलाओं को हर ओर अवसर मिल रहे हैं, लेकिन अभी बराबरी से हम बहुत दूर हैं। तो भारत के संदर्भ में आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी, पर चाहे अमेरिका हो, आज भी वहाँ बराबर जो है वो एक किसी भी जॉब के लिए पैरिटी इन सैलरी नहीं है, पे नहीं है, वेतन में समानता नहीं है। चाहे कहीं चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, यूरोप चले जाइए,
जापान चले जाइए, मैं विकसित देशों की बात कर रही हूँ, तो हम लोग तो अभी विकासशील देश हैं और अफ्रीका जैसा देश तो अभी बहुत पीछे है। जी लेकिन अफ्रीका में महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण ज़्यादा मिला है अपेक्षा अन्य स्थानों के, सामाजिक रूप से भी बहुत पीछे हैं। मैम, यहाँ पे एक और विषय उठ के आया है, जिस तरह से आपने अभी बताया कि महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन बढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो फ़िलहाल के कोविड के बाद हमने देखा है, महिलाएं हो या पुरुष हो, सभी को रोज़गार चाहिए, रोज़गार का मुद्दा हर जगह उठा है। महिला को इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, पिछले दिनों भी होता रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हुआ है तो 2014 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जब आंदोलन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया, तो उस समय सोचिए भ्रूण हत्या एक बहुत बड़ा विषय था। लड़की को बोझ माना जाता था, कहते तो लक्ष्मी पैदा हुई पर लड़की बोझ थी। लेकिन फिर जब ये लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ का आंदोलन शुरू हुआ और उसके साथ योजनाएं शुरू हुई कि कैसे हम मातृ मृत्यु दर और कैसे हम बच्चियों के भ्रूण हत्या को रोक सकते हैं, तो अनेकों योजनाएं दी गई। और इन योजनाओं के अंतर्गत सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मातृ सुरक्षा योजना आई, जिसके अंतर्गत जब बच्चा पैदा होता है तो वो अस्पताल में पैदा हो, उसको क्या सुविधाएं दी जाएं, कैसे उसके एम्बुलेंसेस का इंतज़ाम, फिर बच्चा पैदा होने पे 6,000 रुपये माँ को देना, और फिर अगर बेटी पैदा होती है तो उस समय भी सुकन्या योजना के अंतर्गत 50,000 उसके अकाउंट में डाल देना, फिक्स डिपॉजिट कर देना, उसके लिए प्रयास करना कि जो उसकी एक इंश्योरेंस हो जाए ताकि वो समय के साथ बच्ची का पैसा भी जमा होता रहे। तो बेटी के जन्म पर खुशी मनाई जाए, इसके लिए जो आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है उसके अंतर्गत बहुत काम हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि भ्रूण हत्या बहुत कम हुई है। अगर आप पूरे देश के आंकड़े देखिए तो अगर 2013-14 में पूरे देश में 1,000 बालकों पर बेटों पर 913-14 बेटियां होती थीं, तो आज 1,000 बालकों पर 1,021 बेटियां पैदा हो रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लीप है, बेटर है, क्योंकि अब लड़कियां बोझ नहीं समझी जा रही हैं। इसका अन्य कारण भी है, लड़कियों की शिक्षा प्रायः निःशुल्क कर दी गई है। स्कूलों में जिस प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, मध्याह्न भोजन से लेकर अन्य, और एनरोलमेंट पर हर सरकार कोशिश कर रही है, भारत सरकार के निरीक्षण में, कि लड़कियों का पंजीकरण स्कूल में ज़्यादा हो, ड्रॉप आउट रेट ना हो। इसीलिए देखिए शौचालय बनाए गए लड़कियों के लिए स्कूल्स में, प्रधानमंत्री की बड़ी योजना चली। इसीलिए लड़कियों को वजीफ़े दिए गए, बाइसिकल्स दी जाती हैं कि स्कूल हायर एजुकेशन में जुड़ सकें, और अधिकांशतः किंडरगार्टन से लेकर यानी कक्षा 1 से लेकर और यूनिवर्सिटी तक, MA तक शिक्षा भी लगभग निःशुल्क कर दी गई सभी प्रदेशों में, कुछ में हुई लेकिन सब जगह हो गया है। तो शिक्षा निःशुल्क हो गई, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो गई, और साथ ही साथ इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। तो इसकी वजह से बहुत अंतर आया है। हमारे प्रदेश में, जहाँ से मैं आती हूँ उत्तर प्रदेश, वहाँ बेटी पैदा होने पर एक मुख्यमंत्री जो है सुकन्या योजना है, पैदा होते ही कुछ पैसा बैंक में डाला जाता है, और 16 साल की उम्र तक 18 साल की उम्र तक अलग अलग चरण में 2,000, 3,000, 4,000 करके अब डाला जाता है। पैदा होती तब, जब उसका टीकाकरण हो जाता है तब, जब स्कूल जाने लगती है तब, जब बड़े क्लास में जाती है तब, और जब यूनिवर्सिटी में आती है तब। अब वो धनराशि बढ़ा के 25,000 की जा रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी योजनाएं शुरू करी, प्रदेश भी कर रही हैं, तो मैं समझ सकती हूँ। अच्छा, और जहाँ तक आपने कहा रोज़गार, देखिए रोज़गार के लिए बेटियों को बहुत स्थान दिया जा रहा है। कई सारे प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने 33% आरक्षण महिला के राजकीय सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित किए हैं। और इसी के साथ साथ अब चाहे वो सेना हो, पुलिस हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, महिलाओं की बहुलता हो रही है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में जाएं तो अधिकांश जो पद हैं वो लड़कियों के पास ही हैं, क्योंकि जो वो शुरू हुआ आशा, जो आशा का शुरू हुआ सेविकाएं, तो सेविकाओं में लड़कियों को ही जगह दी गई, महिलाओं को। अभी अभी आपने देखा बैंकिंग सखी का पद निकाला गया, तो बैंकिंग की जो भी सखियाँ निकाली गई हैं
वो भी पूरे देश में लाखों में उनकी भर्तियां हुई हैं। जी शिक्षा के क्षेत्र में भी लड़कियां क्योंकि ज़्यादा अब अच्छे से पढ़ रही हैं, तो उनका भी जो रिजल्ट्स आते हैं, परिणाम, वो बेटों से बेहतर होते हैं, तो वो वहाँ पर भी अच्छा पहुँच रही हैं। पुलिस में भी आरक्षण मिल गया है जगह जगह पर। हमारी प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश में 20% लड़कियों को पुलिस में भर्ती किया है। बटालियन, विमेन बटालियंस बन रही हैं। कॉम्बैटिंग एयरक्राफ्ट्स में लड़ाकू जहाज़ अब लड़कियां उड़ाना शुरू कर रही हैं। तो एक लड़कियों को ये एक दिया जा रहा है समाज को संदेश कि लड़कियां अब सिर्फ कमज़ोर, निर्बल, शरीर से कमज़ोर नहीं हैं, एंड दे आर नॉट ऑब्जेक्ट्स। वो कोई एक वस्तु नहीं है जिनको सुंदरता के आधार पर या उनके बच्चा सृजन करने के आधार पर उनका स्थान समाज में हो, उनका स्थान बराबरी का हो। इस प्रकार का एक वातावरण पूरे देश में बना है और मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा है। और अब पॉलिटिक्स में भी, हायर पॉलिटिक्स में पहली बार देखिए 78 लड़कियाँ, महिलाएं लोकसभा में पहुँची हैं। और प्रधानमंत्री जी ने एक और टैबू को तोड़ा। एक रहता था कि लड़कियां हैं, कठिन कार्य नहीं कर सकती, तो उन्होंने भारत का रक्षा मंत्री महिला को बना दिया पहली बार। पहले तो इंदिरा जी एक बार थी बस, प्रधानमंत्री भी थी, लेकिन रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री ने किसी महिला को बनाया। उन्हीं ने वित्त मंत्री, कोविड जैसे संकट के काल में निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री बनी है जी। हमारी HRD मिनिस्टर भी मंत्री बनी थी, कॉमर्स मिनिस्टर, वाणिज्य मंत्री। तो जिन विभागों को सरकार में, गवर्नमेंट में पुरुष प्रधान माना जाता था, उनमें भी महिलाओं को जगह मिल रही। तो एक होता है वातावरण बनाने की बात। तो अब लड़कियों को ये लग रहा था कि पेरेंट्स भी समझने लगे हैं। मैं नहीं जानती, मैं त्रिपुरा का भी जानती हूँ। जितने भी हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, चाहे वो उत्तर पूर्वी हों, चाहे हमारे उत्तर भारत के हों, मैं जानती हूँ पर्वतीय जहाँ भी लोग हैं, वहाँ महिलाओं का श्रम इतना महत्वपूर्ण है कि वहाँ की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो महिलाओं पे ही निमोत्सर है। तो जितने भी हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं, या हमारे उधर उत्तराखंड है, हिमाचल है, कश्मीर है, यहाँ अगर महिलाओं का परिश्रम ना हो तो वहाँ की इकोनॉमी बैठ जाए जी। तो इन टोटालिटी मैं कहूँगी कि कानून तो पहले भी थे, अधिकार थे, लेकिन जिस प्रकार वर्तमान केंद्र सरकार उसको प्रोत्साहन दे रही है और होल्ड लगी है राज्य सरकारों में, मैं आशा करती हूँ कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी 8 तारीख को कोई विशेष घोषणा करेंगे। हर प्रदेश करता है। तो अब कहते हैं कि किसी सदी महिलाओं और युवाओं की सदी है और लड़कियां उसको प्राप्त कर रही हैं। जी मैम, जिस तरह से आपने अभी बताया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की होड़ लगी है काम करने के लिए, तो इससे जुड़ा हुआ प्रश्न मेरा आपके पास ये है कि यदि राज्य और केंद्र दोनों में एक ही सरकार हो तो कोई भी स्कीम हो, वो सेंट्रल फ्लैगशिप हो या फिर स्टेट का, उसको इम्प्लीमेंट करने में कितनी सहायता मिलती है? देखिए, महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय है और महिलाओं पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं पर अपराधों की कमी तभी हो सकती है जब प्रदेश सरकारें जो कानून बनते हैं उनको इम्प्लीमेंट करें और ऐसा वातावरण पैदा करें जिसमें लड़कियां सुरक्षित हो। मैं उदाहरण देती हूँ, हमारे यहाँ जब ये स्वच्छता अभियान चला तो प्रधानमंत्री ने सबसे पहले गांव-गांव शौचालय की बात करी। क्यों? क्योंकि खुले में शौच के लिए ले आती थी महिलाएं। और सबसे ज़्यादा अगर रूरल क्राइम देखिए, रेप का, मोलेस्टेशन का, तो तभी होता था जब लड़कियां जाती थी। हेल्थ भी उनका बिगड़ती थी क्योंकि वेटेड, रुकती थी कि कब अंधेरा हो तब हम जाएं। तो प्रधानमंत्री का जो स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जो 12 करोड़ शौचालय भारत में बने, मैं कहती हूँ उसमें से अगर आधे भी चल रहे हैं, चालू हैं, तो करोड़ों बहनों को, बहुओं को, बेटियों को एक सम्मान से जीने का अधिकार मिला है, जो शर्मनाक परिस्थिति से मुक्ति मिली। उनकी सेहत का ध्यान रखने के लिए उनके लिए जो चूल्हे दिए गए, तो पूरे देश में 9 करोड़ के आसपास जो है वो उज्ज्वला योजना में चूल्हे बांटे गए। आज जो भी आपका ये जो खाद्य सुरक्षा योजना है जिसमें अनाज का वितरण हो रहा है, कोविड में सबको फ्री मिल रहा है, इसका मुखिया कौन? महिला को, परिवार की सबसे जो सीनियर महिला है उसको बनाया गया है। इसी तरह से जो घर मिलते हैं, आवास मिलते हैं, उन आवासों का भी जब उसकी ज़मीन आवंटन होती है तो महिला के नाम से होती है। तो मैं ये आपसे कहना चाहती थी
कि महिला अगर केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करना है तो तभी संभव है जब केंद्र और प्रदेश में एक सी सरकार हो, वरना क्लैश होता है। आप देख रहे हैं बंगाल के साथ क्या हो रहा है। जी। केरल तो इंटेलिजेंट है, वो तो केंद्र के साथ झगड़ता नहीं, उसकी सब योजनाओं को ले लेता है। पर अगर किसी प्रदेश में थोड़ा उग्र स्वभाव का कोई मुख्यमंत्री है तो फिर वो लागू नहीं करते, क्लैश होता है। राजस्थान से क्लैश हो रहा, पंजाब से क्लैश हुआ, तो अभी महाराष्ट्र से कितना क्लैश हो रहा है। तो उचित तो यही है। और अगर मान लीजिए नहीं भी है तो हर सरकार को ये समझना चाहिए कि केंद्र सरकार की योजनाएं अगर जन कल्याणकारी हैं, जनता के हक की हैं, जी। तो इफ़ इट इज़ फॉर द गुड ऑफ द पीपल तो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि सरकार कोई भी हो, वी आर अ फेडरल स्टेट, लेकिन केंद्र सरकार की योजना को ना लागू करना, इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। और महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जिस प्रकार का योजना आ रही हैं वो लागू होनी चाहिए। अब केंद्र कानून बना देता है कि भाई बलात्कार होने से या मोलेस्टेशन होने से ये, या डाउरी डेथ होने से ये सज़ा होगी। अगर प्रदेश सरकार इम्प्लीमेंट कौन करेगा? प्रदेश सरकार को करना, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। तो तालमेल बैठने से ही काम होता है। तो मुझे खुशी होगी अगर ऐसा हो सके कि दोनों ही जगह एक सी सरकार हो। और क्योंकि इस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जितने स्टेट्स में बीजेपी की सरकार आप देखिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जी मैम, आपके दौरा त्रिपुरा का दौरा चल रहा है, इसी के बीच आप त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री श्री बिप्लब कुमार देब से भी आप मिली हैं। तो मुलाकात के दौरान आपका जो बातचीत हुई है, मुख्यमंत्री ने आपको राज्य का जो डेवलपमेंट जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी आपको बताया होगा, तो क्या क्षेत्र पे बात हुआ? देखिए, उन्होंने सही बताया कि यहाँ पर 30 साल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरा था और यहाँ पर रोज़गार का कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान दिया। और केंद्र सरकार, अगेन, अगर केंद्र सरकार नहीं होती तो इस प्रदेश के, जहाँ शायद 37 लाख जनसंख्या है, उसके पास संसाधन नहीं थी, कोई एक भी सड़क बना सकता। लेकिन मैं देख रही हूँ, मैं गई थी जगह जगह, सब जगह 4 लेन बन रहे हैं, सब जगह यातायात बेहतर हो रहा है। अब डायरेक्ट फ्लाइट्स सीधे आ गई, रेल आ गई। अब आप यहाँ से रात को बैठिए, सुबह आप गुवाहाटी में होते हैं। तो कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा काम हुआ है, जिसके लिए हम प्रशंसा करते हैं प्रदेश मुख्यमंत्री जी की, और केंद्र सरकार को आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने सहयोग किया। तो कनेक्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट हो रहा है। उन्होंने महिलाओं की ट्रेनिंग के लिए उन्होंने स्वयं सहायता समूहों को बहुत आगे बढ़ाया है। और वो हमसे कह रहे थे कि मैं बताऊंगा तो नहीं, लेकिन 8 तारीख को मैं महत्वपूर्ण घोषणाएं करने जा रहा हूँ। तो उनके मस्तिष्क में, जैसे केंद्र सरकार के महिला उत्थान है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस 8 तारीख को कुछ आपको अच्छी जानकारी, अच्छी घोषणाएं मिलेंगी। तो एक तो सुरक्षा, अगर यहाँ पर त्रिपुरा में आज महिला सुरक्षित महसूस कर रही है तो सरकार का उसमें कहीं ना कहीं हाथ है। फिर जब बैंकिंग सखी बनेंगी तो यहाँ भी बनेंगी, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसी तरह अगर आशा बनेंगी कार्यकर्ती तो यहाँ भी बनेंगी। तो एक तरह से रोज़गार के लिए, मान लीजिए आर्मी में भर्ती होनी है तो यहाँ पर भी केंद्र सरकार की आएगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो लड़कियाँ यहाँ से जाने लगेंगी। तो मैं सोचती हूँ कि यहाँ की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और लोगों को उसे शाबाशी देनी चाहिए। अंत में मैम, मैं आपसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे अगर कोई मैसेज आप देना चाहेंगी राज्य एवं भारतवर्ष की महिलाओं के उद्देश्य में? देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट करूँगी कि जो योजनाएं केंद्र सरकार की उनको ज़रूर लागू हों और महिलाएं उसका लाभ उठाएं। आज महिलाओं को मुद्रा के अंतर्गत, बहुत सारा योजनाओं के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, उसको ग्रहण करें। वो अपने आप में जो बच्चा पैदा होने के समय जो उनको सुविधाएं मिलती हैं उसकी जानकारी लें, उसको प्राप्त करें। और अंत में मैं ये ज़रूर कहूँगी, देखिए, अगर बेटी पैदा होती है तो सबसे पहला जो है महिला को, जो माँ है, उसको हर्ष होना चाहिए। और जो बच्ची है उसको ये समाज को और परिवार को आभास देना चाहिए कि वो सम्मान से सर उठा के चल सके, बोझ ना माना जाए। और लड़कियां जब बड़ी होने लगे तो स्वाभिमान बहुत आवश्यक है। स्वाभिमान हो और अपने जीवन में कुछ करने का लक्ष्य भी उनको स्थापित करना चाहिए।
और आगे बढ़कर उन लक्ष्यों को प्राप्त करें। परंतु हम भारतीय हैं, हमें सामाजिक संरचना को सम्मान करते हुए तब आधुनिकता को पकड़ने की कोशिश है और लड़कियों को शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा देना चाहिए। स्टेम जो आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर दबाव भी डाल रही है। तो साइंस, टेक्नोलॉजी है ना, इस पर और मैनेजमेंट पर, इंजीनियरिंग, इन विषयों को महिलाओं को, लड़कियों को, परिजनों को और पढ़ने की अनुमति देनी चाहिए। तो महिलाएं बहुत अच्छा कर रही हैं, स्वाभिमान से जिएं, आगे बढ़ें, संघर्ष करें, संघर्ष का अर्थ है परिश्रम करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। मेरी यही शुभकामनाएं सभी अपनी बेटियों को, बहुओं को और बहनों को है। बहुत धन्यवाद मैम, आपके व्यस्त समय से हमारे लिए समय निकाल के आपने इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे हमसे बात करने के लिए। फिलहाल हम यहीं ख़त्म करते हैं। अन्य प्रोग्राम देखने के लिए दूरदर्शन त्रिपुरा देखते रहिए। नमस्ते। नमस्ते।